लास्ट टुडे टॉपिक इज क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बाद में आता है। हमने प्रीवियसली दो लॉज पढ़े थे, एक पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ग्राउस-ट्रपल लॉ और दूसरा पढ़ा था सेकंड लॉ जिसका नाम था स्टार्क आइंस्टाइन। ठीक है, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस। उसमें हमने बात की थी कि आपके पास लाइट जब किसी बॉडी को एक्सपोज करते हैं हम लाइट से तो उसमें फोटॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो लॉ जो था वो क्वांटिटेटिव इन नेचर था, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, तो उसमें क्वांटम यील्ड का कॉन्सेप्ट हमें स्टार्क आइंस्टाइन ने ही दिया था, स्टार्क आइंस्टाइन का जो इक्विवेलेंस लॉ था। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके पास पर मॉलिक्यूल पर एटम जो भी आपके पास स्पीशी मौजूद है उसमें कितने क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी जितने वो फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे उसकी वजह से जो रिएक्शन प्रोसीड होगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, उसे हम क्वांटम यील्ड कहते हैं, उसे ये साई फंक्शन से करते हैं। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, जितने उस टाइम में उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्वांटम जितने उसने एब्जॉर्ब किए उस टाइम में। एक एनर्जी वन फोटोन की जो होती है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच वी होती है। अब हम बात करें पर मॉलिक्यूल की, पर मोल की, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन एब्जॉर्ब बाय एन मॉलिक्यूल इज एन। अगर हम बात करें कि एन मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करना तो E इज इक्वल टू एन एच वी। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू एन ए एच वी, हमने सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में। ठीक है, एन इज फॉर द एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मॉल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इस ई को हम डिस्कस करें तो इस ई को हम कह देते हैं वन आइंस्टाइन। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और मोल्ड करें इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन तो हम लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम और नंबर ऑफ आइंस्टाइंस एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। प्रॉपर वही डेफिनेशन है, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए, ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कर दिया, नंबर ऑफ आइंस्टाइन कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग जो होते हैं उसको रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं आप, और नीचे आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड आ गए। अब आपके पास जो क्वांटम यील्ड होती है उसकी वैल्यू 1 से लेके 10⁻10 तक वेरी करती है, और कुछ केसेस में ये 1 से कम भी हो जाती है। ठीक है, अब ये डेविएशन कहाँ कहाँ आती है, कौन से ऐसे रिएक्शन है किसमें क्वांटम यील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसमें कम होगी, किसमें 1 के बराबर होगी। अगर किसी रिएक्शन में अगर क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 आ जाती है तो उसका मतलब होता है जितनी लाइट एब्जॉर्ब उस पर एक्सपोज की जा रही है उतनी ही वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, नो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, जितनी आई उसमें से डिसोसिएट होकर निकल भी रही है प्रोडक्ट के अंदर। तो द फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ अप्लाइज टू प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। प्राइमरी मतलब वो स्टेप जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन होती है वन क्वांटम की, ओनली वन मॉलिक्यूल अंडरगोस डिसोसिएशन एंड द प्रोडक्ट एंटर टू नो फर्दर रिएक्शन। यानी जितने एब्जॉर्ब हुए उतना ही उसने एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ, उससे एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, 1/1। यू कैन से दैट आपके पास उस टाइम वैल्यू क्वांटम यील्ड की 1 होती है। और जो इक्विवेलेंस लॉ है वो वैलिड ही तब होता है जो प्राइमरी स्टेप होता है। प्राइमरी स्टेप मतलब जब सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रही होती है लाइट की, सेकेंडरी स्टेप्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी होंगे आपके पास जिसमें मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट तो हो जाते हैं पर उसके अंदर फर्दर सीरीज ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं। यानी हमने कल पढ़ा था कि कुछ प्राइमरी प्रोसेस होते हैं, कुछ सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं। प्राइमरी प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में लाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और सेकेंडरी प्रोसेस वो होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस या आगे नेक्स्ट रेडिकल रिएक्शन या कोई नए अगले स्टेप्स के रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व नहीं है। लाइट से हमने रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया और उसके बाद जो बाकी सारे स्टेप्स होंगे हम सेकेंडरी प्रोसेस कहेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस मैनी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज बाय एब्जॉर्बिंग वन क्वांटम ओनली। यानी अब्जॉर्ब तो उसने एक क्वांटम किया है, एक आइंस्टाइन की, एक फोटोन किया है, लेकिन उसकी वजह से एक रिएक्शन तो इनिशिएट हो गया और आगे बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी। हो सकता है वो मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके डीएक्टिवेट भी हो जाता। अगर ऐसे रिएक्शन होते तो वहाँ पे आपके पास क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है। या अगर वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ, उसने अब्जॉर्ब एक किया लेकिन काम उसने 10 के बराबर का किया, तो उसमें उसकी यील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती। तो ऐसे रिएक्शन इसमें एग्जाम्पल आपने एक एक याद कर लेनी है कि क्वांटम यील्ड एक्चुअल से भी बहुत ज़्यादा आती है, यानी जितनी आपने उस पर डाला उससे भी ज़्यादा आएगी अमाउंट। वो रिएक्शंस आपके पास हैं जिसमें ये फोस्टिंग गैस की प्रिपरेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ, इसमें जो आपके पास क्वांटम यील्ड आती है मोर देन आपकी एक्सपेक्टेशन से आती है ज़्यादा।
ठीक है। अब इसकी रीजंस क्या होती हैं, क्यों ऐसे आप इसे रीज़न पूछ सकते हैं कि वाई क्वांटम yield इज़ वेरी हाई इन सम रिएक्शन। तो सबसे पहले तो याद रखो कि आप जब रिएक्शन को एब्जॉर्ब करते हो, क्वांटम yield को किसी पर डालते हो या कोई फोटोन एब्जॉर्ब करता है कोई सिस्टम, तो प्राइमरी प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन का होता है वो अपना आप एक मॉलिक्यूल एक एब्जॉर्ब करता है फोटोन को, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल एक एब्जॉर्ब कर रहा है उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है कि वो अपने साथ वालों को भी एनर्जी शेयर कर देता है, रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है। तो अगर वो एक फोटोन की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए हैं एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो उसमें क्वांटम yield हमेशा ग्रेटर आती है, आपकी 1 से वैल्यू ज़्यादा देता है। और मोस्ट ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो चेन रिएक्शंस होते हैं जिसमें आंसर ज़्यादा आता है। HCl का रिएक्शन देख लो, HBr का रिएक्शन देख लो, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं आपके पास, उनकी क्वांटम yield बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें क्वांटम yield लेस देन 1 होती है। अब ऐसे रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन तो उसने एक फोटोन किया है, पर वो एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसमें रिएक्शन उस तरीके से प्रोसीड नहीं हुआ, या ये हो सकता है उसने कोई अपनी हीट निकाल दी कोई रिएक्शन में, कोई प्रोसीड करते हुए उसकी वैल्यू से कम हो गई। तो इसकी एग्जांपल HBr या अमोनिया की डिसोसिएशन है, या आपके पास एंथ्रासिन की पॉलीमराइजेशन है। तो रीज़न आपने देखना है कि रीज़न क्या होता है कि प्राइमरी स्टेप जो होता है डार्क रिएक्शन में चला जाए, यानी आपका स्टेप जो हो रहा होगा वो उल्ट हो जाए, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन की बजाय डिसॉर्प्शन करना शुरू कर दें, ठीक है। या आपके पास एक मॉलिक्यूल जो आपके एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एक दूसरे से टकरा के एनर्जी को डीएक्टिवेट कर दें, या आप ये कह सकते हो एनर्जी उसने शेयर नहीं की, इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर दिया है, या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज हो गया है, जिसकी वजह से भी उसकी यील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बार बार री रेडिएशन एनर्जी करते जाते हैं, उसकी वजह से भी यील्ड कम हो जाती है। तो बस सिर्फ चीज़ क्या याद रखने वाली है कि जब चेन रिएक्शंस होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से बहुत सारे स्टेप जनरेट हो जाते हैं, तो आपको उसे कह देते हैं कि क्वांटम yield ज़्यादा है, एक्चुअल से ज़्यादा आएगी। जबकि आपके पास क्या होता है, और जिन रिएक्शन में क्वांटम yield कम आती है उसका मतलब ये होता है कि उसमें किसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र जो है दूसरे मॉलिक्यूल को इतनी अमाउंट में नहीं होती कि वो एक्टिवेट हो जाएं, बल्कि वो अमाउंट री रेडिएट होके अमाउंट एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। यानी एक ए मॉलिक्यूल है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब ज़रूर किया है, पर वो एनर्जी इतनी अमाउंट में उसने एब्जॉर्ब नहीं की कि वो साथ वाले अपने नेबरिंग एटम्स को एक्साइट कर सके और रिएक्शन को लंबा चला सके चेन रिएक्शन की फॉर्म में। तो उसमें आपकी क्वांटम yield की वैल्यू लेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, और अगर हमें इसकी यील्ड को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना हो तो हम कैसे करते हैं, ये सारे फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ फार्मूलाज वही हैं जो बैक साइड पे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो हम वहाँ पे वर्ड नंबर ऑफ आइंस्टाइन का यूज़ कर देते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब कर देंगे, या आप यहाँ वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ओवर इंटेंसिटी जो आप फॉल करवा रहे हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt होता है, इंटेंसिटी जिसने किसने एब्जॉर्ब की हुई है। तो इससे भी हम क्वांटम yield को मेजर कर सकते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम yield अगर 1 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, क्वांटम yield अगर लेस होती है तो उसका क्या मतलब है, क्या वजह है। तो आपने जस्टिफिकेशन 1 से 2 पॉइंट में देनी है।